हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस पराक्रम सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग जो हैं वो जैसा कि जानते हैं कि एमसीक्यू फॉर्मेट में रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट को इस पराक्रम सीरीज़ के थ्रू कवर अप कर रहे हैं। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट 2 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अ कंपनी XYZ लिमिटेड हैज़ अ सेल्स ऑफ ₹10 lakh एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹4 lakh एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹1 lakh। सो कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। देखिए भाई, इस चैप्टर से आप लोगों को जो है वो न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इटसेल्फ? सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 30%। अब इसी को हम लोग समझेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है और किस तरह से इनको जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, क्या फॉर्मूलाज हैं, अभी आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम लोग देख लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी में डिफरेंस क्या है। सो देखिए, प्रॉफिट क्या होता है कि कितना आप लोगों ने जो था वो आप लोगों ने इनकम की और कितना खर्चा किया, जो बचा हुआ पैसा है वो उसको आप लोग क्या बोल देते हैं, प्रॉफिट बोल देते हैं। मतलब रेवेन्यू में से जब आप लोग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, यू विल बी गेटिंग द प्रॉफिट इटसेल्फ। सो व्हाट इज प्रॉफिट? मनी अ बिजनेस पुल्स इन आफ्टर अकाउंटिंग ऑल द एक्सपेंसेस। सारे खर्चे करने के बाद जो मनी पुल इन कर पाता है बिजनेस, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रॉफिट बोल देते हैं। अब यहीं पे दो टर्म्स को हम लोग समझ लेंगे, टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी एंड बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, इनकम या फिर हम लोग इसको टोटल सेल्स भी बोल देते हैं या फिर ग्रॉस सेल्स भी बोल देते हैं। ग्रॉस सेल्स में से जब आप लोग जो है वो एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप लोगों को प्रॉफिट मिलता है। टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? टोटल सेल्स या फिर ग्रॉस सेल्स को ही हम लोग जो है वो टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी बोल देंगे। और बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस फ्रॉम द ग्रॉस सेल्स। मतलब ये जो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के आया आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस फ्रॉम द टोटल सेल्स और रेवेन्यू इटसेल्फ, इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी। और एक्सपेंसेस को जब हम लोगों ने कंसीडर अभी तक नहीं किया, सिर्फ टोटल सेल्स को ही कंसीडर किया, उसको क्या बोल दिया, टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखिए, प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। वैसे तो हम लोग जो है वो इनको अल्टरनेटिवली यूज़ कर लेते हैं इन टर्म्स को, बट देयर इज़ अ वेरी थिन डिफरेंस। सो व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी? प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट रिलेटिव टू इट्स एक्सपेंसेस इटसेल्फ। इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अब देखिए, मान लो कोई एक फर्म है ए, जिसके द्वारा 100 रुपये इनकम थी उसकी, 50 रुपये उसने खर्चा किया, प्रॉफिट रह गया उसका 50 रुपये। दूसरी फर्म थी फर्म बी, फर्म बी ने भी 50 रुपये का ही प्रॉफिट कमाया, 70 रुपये उसकी इनकम थी, 20 रुपये उसने खर्चा किया। अब देखिए, दोनों फर्म्स में से विच फर्म इज़ लुकिंग मोर एफिशिएंट? ऑब्वियसली फर्म बी, क्योंकि इसने कम खर्चे में भी ज़्यादा प्रॉफिट जो था वो अर्न कर लिया। इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है अब यहाँ पे मैं टर्म क्या यूज़ करूँगा, ए और बी में से कौन सी फर्म जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। सो फर्म बी विल बी मोर प्रॉफिटेबल बिकॉज इट इज़ अर्निंग मोर प्रॉफिट रिलेटिव टू द एक्सपेंस। अगर हम लोग ए के एक्सपेंस को देखें और बी के एक्सपेंस को देखें तो बी के द्वारा कम एक्सपेंस किया जा रहा है, बट प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा अर्न किया जा रहा है। सो दैट मीन्स बी इज़ मोर प्रॉफिटेबल देन ए इटसेल्फ। इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन जितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, जितना कम खर्चा करेगी, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, उतनी ही ज़्यादा वो उसको जो है वो एफिशिएंट बोला जाएगा। अब प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी में अगर डिफरेंस की बात करें, सो प्रॉफिट इज़ एन एब्सोल्यूट नंबर। मतलब इसको जो है, प्रॉफिट को हम लोग बोल सकते हैं कि 10% प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ, इट इज़ एन एब्सोल्यूट नंबर। जबकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है, इट इज़ अ रिलेटिव टर्म, इट इज़ अ बिजनेस एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट इन कंपैरिजन विद एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के साथ में जो था वो कंपैरिजन करके देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो किस फर्म की ज़्यादा है। सो आई होप प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मूविंग अहेड, अब देखिए, किसी भी बैंक के लिए एसेट और लाइबिलिटी क्या क्या होते हैं। देखिए, बैंक के लिए एसेट्स क्या होते हैं, लोन्स और एडवांसेस। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि लोन्स और एडवांसेस जो है एक बैंक के लिए एसेट होते हैं, बिकॉज देयर इज़ इनफ्लो ऑफ इनकम फॉर द बैंक विद रिस्पेक्ट टू द लोन्स इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की फॉर्म में जो इनकम आती है एक बैंक को, इसीलिए दीज आर दी एसेट्स फॉर अ बैंक। अब बैंक के लिए लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स। डिपॉजिट्स के अंदर हम लोग कासा अकाउंट, दैट इज़ करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, या फिर एफडी और आरडी को पढ़ते हैं। और बोरोइंग्स जो है वो किसी दूसरे बैंक से भी बैंक के द्वारा बोरोइंग की जा सकती हैं या फिर आरबीआई के थ्रू भी बोरोइंग्स की जाती हैं। सो दीज विल बी द लाइबिलिटी फॉर द बैंक, क्योंकि इनके ऊपर क्या होगा,
इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ता है, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, एफडी हो, आरडी हो, इनके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और बोरोइंग्स जो उसने की होगी उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है एक बैंक को. दैट इज वाई दीज आर कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी फॉर अ बैंक. नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर अ बैंक. सो अ मेजर पोर्शन ऑफ द बैंक्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंटरेस्ट अर्नड ऑन इट्स एसेट्स. मतलब बैंक को जो रेवेन्यू अर्न होता है दैट इज मेजरली अर्नड फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन द एसेट्स. और इसके अलावा फी इट चार्जेस फॉर इट्स सर्विसेज. सर्विसेज कैसी? जो कि मैंने आप लोगों को थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स या फिर पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स बताए थे, जिसके अंदर हम लोग जो है वो म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज़, इनको जो है वो कंसिडर करते हैं. सो दीज आर कंसिडर्ड एज अ फी बेस्ड सर्विसेज फॉर अ बैंक, जिनके थ्रू एक बैंक जो है वो फ़ी चार्ज कर पाता है. अ मेजर एक्सपेंस, अब ये तो हम लोगों ने इनकम की बात कर ली. एक्सपेंस क्या है? अ मेजर एक्सपेंस फॉर द बैंक इज इंटरेस्ट पेड ऑन इट्स लाइबिलिटीज़. जो इसकी लाइबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है दैट इज़ द मेजर एक्सपेंस फॉर अ बैंक. और लाइबिलिटीज़ हम लोगों ने देखा क्या है? डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन को डिस्कस करते हैं. सो देखिए एक बैंक के लिए सोर्स ऑफ फंड क्या रहते हैं? हाउस होल्ड्स, बोरोइंग्स. हाउस होल्ड्स जो है वो अपना सरप्लस फंड जो है वो बैंक्स के पास डिपॉजिट करवाते हैं, और बैंक्स के द्वारा बोरोइंग्स भी की जाती हैं फ्रॉम अदर बैंक्स, या फिर आरबीआई के थ्रू भी बोरोइंग्स की जाती हैं. इसके अलावा अनदर सोर्स ऑफ फंडिंग इज बैंक्स कैपिटल या फिर ओनर्स इक्विटी. मतलब जो ओनर है उनका जो अपना पैसा बैंक में लगा हुआ है दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर अ बैंक. अब ये जो फंड बैंक के पास आते हैं इनका यूटिलाइजेशन कैसे करता है बैंक? बैंक कुछ फंड्स को लोन की फॉर्म में देता है, जहाँ से इंटरेस्ट की फॉर्म में बैंक को इनकम जो है वो अर्न होती है. दूसरी सीआरआर की फॉर्म में आरबीआई के पास रखता है, जिसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अर्न किया जाता है एक बैंक के द्वारा. नेक्स्ट इज एसएलआर इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे गोल्ड, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, कैश की फॉर्म में अपने पास ही जो है वो फंड्स को रखता है बैंक, या फिर इन्वेस्ट कर देता है इन फॉर्म्स के अंदर, तो वहाँ से भी एक इनकम जो है वो बैंक को रिसीव होती है. अब देखिए बैंक की इनकम के सोर्सेज इस तरफ हो गए इस इमेज के अंदर, और बैंक की जो फंडिंग आ रही है, तो फंडिंग आ कौन कौन से सोर्सेज से रही है? इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से होंगे? बैंक्स कैपिटल और ओनर्स इक्विटी. और एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हो जाएंगे? हाउस होल्ड्स और बोरोइंग्स इटसेल्फ. सो देखिए हम लोग जानते हैं कि फिनेंस के अंदर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना बहुत ही ज़रूरी है. योर एसेट शुड बी इक्वल टू योर लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ क्या है? हाउस होल्ड्स प्लस बोरोइंग्स प्लस कैपिटल. कैपिटल क्या रहेगी यहाँ पे? बैंक्स कैपिटल या फिर ओनर्स इक्विटी विल बी कंसिडर्ड इन दिस केस. सो ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है जिसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है वाइल वी आर डीलिंग विद द फाइनेंस पर्टिकुलरली. मूविंग अहेड, अब हम लोग 3 लेवल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, जहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्टिंग के अंदर देखा था. सो देखिए 3 तरह की प्रॉफिटेबिलिटी होती है: ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट. अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? जब आप लोग टोटल सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको माइनस कर देंगे, यू विल बी गेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग जानते हैं कि कुछ कॉस्ट को बनाने, मतलब कुछ गुड्स को बनाने में जो कॉस्ट इनकर हुई है दैट कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अब ग्रॉस प्रॉफिट आप लोगों ने निकाल लिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप लोग जो है वो सेल्स ऑफ जनरल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब हम लोग जानते हैं कि एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के उस प्रोडक्ट की डिलीवरी टुवर्ड्स द कस्टमर बहुत से खर्चे होते हैं बीच के अंदर, जैसे हम लोग फ्रेट चार्जेस कंसिडर कर लें, या फिर हम लोग जो है वो लेबर को कोई चार्जेस देते हैं, ठीक है. तो इस तरह के अलग अलग चार्जेस, इन्वेंट्री को मैनेज करने के चार्जेस कॉस्ट रहता है, उन सभी कॉस्ट को जब माइनस कर दिया जाएगा फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट वी विल बी गेटिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इटसेल्फ. नेक्स्ट टर्म इज नेट प्रॉफिट. अब नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम लोग जो है टैक्स और इंटरेस्ट जो भी पे करना है उसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट मिल जाएगा. अब यहीं पे हम लोग जो है देखिए एग्जांपल के तौर पे सपोज 1 लाख इज द सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 60,000, सो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड एज 40,000 इटसेल्फ. क्योंकि 1 लाख में से 60,000 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को 40,000 मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. इसी तरह से इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जब सेल्स ऑफ जनरल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को माइनस किया जाएगा वी विल बी गेटिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. और इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब इंटरेस्ट और टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा वी विल बी गेटिंग द नेट प्रॉफिट इटसेल्फ, दैट इज ₹10,000. अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन के बारे में. सो प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? जिस लेवल के ऊपर आप लोग जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं उस लेवल के ऊपर जो प्रॉफिट है दैट विल बी डिवाइडेड बाय द
द सेल्स इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 40,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स दैट इज 1 लाख रुपीज, सो वी गॉट द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 40%। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 20,000 डिवाइडेड बाय द टोटल सेल्स 1 लाख itself, सो 20% इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसी तरह से नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, वी विल बी गेटिंग द नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 10% itself। अब अगर हम लोग ध्यान से एनालाइज करें, सो दिस नेट प्रॉफिट इज द सबसेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द सबसेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट itself। Now try to answer out this question in your comment box. Company XYZ Limited has an operating profit of rupees 3 lakh itself and interest paid of rupees 50,000. It also paid a 10% per annum tax on the amount after deducting the interest itself. So you need to calculate the नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सो ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइज। मैंने अभी आप लोगों को नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो बता दिया है। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।